नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और इसके नाम पर धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रशासन ने रमजान के दौरान गाटा नंबर 291 स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 20 तक सीमित कर दी थी, जिसके खिलाफ मुनीसिर खान ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अगर अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं, तो एसपी और जिला कलेक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए या ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पूजा स्थल निजी संपत्ति है तो वहां इबादत के लिए राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह फैसला संभल में पहले हुए शाही जामा मस्जिद विवाद और हाल के सांप्रदायिक तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ओवैसी ने बताया स्वागत योग्य। ओवैसी बोले, उत्तर प्रदेश की पुलिस इससे सबक ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले पर आए फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत योग्य बताया है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, जिसमें संभल पुलिस के उस अजीब आदेश को खारिज किया गया है जिसमें निजी जगह पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई। ओवैसी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, आम लोगों की नहीं। यूपी में यह एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक मामले में मुसलमानों को घर के अंदर नमाज पढ़ने पर हिरासत में लिया गया। संभल में कहा जा रहा है कि निजी जगह पर 20 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी पुलिस इससे सबक ले। महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश, जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा। महाराष्ट्र की सरकार ने विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, जिसका उद्देश्य जबरन या लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना बताया गया। सरकार का कहना है कि राज्य में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए सख्त कानून जरूरी है। विधेयक के अनुसार प्रलोभन, धमकी, धोखा या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, जबकि महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति से जुड़े मामलों में सजा और जुर्माना बढ़ सकता है। सामूहिक धर्मांतरण पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के तहत धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना और बाद में घोषणा पत्र देना जरूरी होगा। अगर किसी शादी का उद्देश्य सिर्फ धर्मांतरण माना गया तो अदालत उसे अमान्य घोषित कर सकती है। इस विधेयक का कई नागरिक संगठनों और विपक्ष ने विरोध किया है और इसे व्यक्तिगत तथा धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। कोलकाता रैली में पीएम मोदी का टीएमसी पर हमला, सभा रोकने की साजिश का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस सभा को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार ने अपने सारे हथियार निकाल लिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों को आने से रोकने के लिए उन्होंने पुल बंद कर दिए, गाड़ियां रोक दी, ट्रैफिक जाम कर दिया, बीजेपी के झंडे उखाड़ दिए और पोस्टर फाड़ दिए। लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो, आप आज के जनसैलाब को रोक नहीं पाई हो। दरअसल इससे पहले कोलकाता में रैली स्थल से 5 किलोमीटर दूर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। बीजेपी समर्थकों ने दावा किया कि उन पर अचानक से पत्थरबाजी हुई। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में मंत्री शशि पांजा पर पत्थरबाजी हुई। टीएमसी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि कोलकाता में डर और अव्यवस्था फैलाने की ऐसी कोशिशें अस्वीकार्य हैं। बंगाल के लोग साफ देख रहे हैं कि बीजेपी का परिवर्तन कैसा दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए आगे आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने के लिए वोटर लिस्ट की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया यानी एसआईआर का विरोध कर रही है। मोदी ने कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ के कारण कई इलाकों में आबादी का स्वरूप बदल गया है और बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संशोधन के बाद लगभग 63.66 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और 60 लाख से अधिक नाम जांच के अधीन हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनावी फायदे के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर भी निशाना साध रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लोगों से बदलाव लाने की अपील की।
कांशीराम पर सियासत, मायावती का कांग्रेस पर तीखा हमला, लगाया कांशीराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, पार्टी की दलित विरोधी सोच के कारण ही बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया, इसीलिए अब कांशीराम को भारत रत्न देने का वादा विश्वसनीय नहीं लगता। यह विवाद तब बढ़ा जब राहुल गांधी ने लखनऊ में आयोजित संविधान सम्मेलन में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांशीराम को भारत रत्न दिया जाएगा। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए कांशीराम के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और 15 मार्च को कांशीराम की जयंती के कार्यक्रमों को सफल बनाने की भी अपील की। ट्रंप का दावा, अमेरिका हर हाल में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलेगा। ट्रंप की कई देशों से अपने युद्धपोत भेजने की अपील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हर हाल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेगा। उन्होंने कई देशों को अपने युद्धपोत भेजने की अपील की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने पहले ही ईरान की 100% सैन्य ताकत खत्म कर दी है, लेकिन उनके लिए 1-2 ड्रोन भेजना, माइन गिराना या पास से मिसाइल दागना आसान है। हमास की ईरान से अपील, खाड़ी देशों पर हमला ना करें। फिलिस्तीन के सशस्त्र संगठन हमास ने ईरान से खाड़ी देशों पर हमलों को रोकने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका इसराइल के हमलों के खिलाफ ईरान को अपना बचाव करने का अधिकार है। ईरान समर्थित हमास ने शनिवार को कहा कि हम ईरानी भाइयों से पड़ोसी देशों को निशाना न बनाने की अपील करते हैं। इलाके के सभी देशों को भाईचारे के रिश्ते बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ईरान ने अब तक हमास के बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने पहले ही कह दिया था कि उनके जवाबी हमले अमेरिकी ठिकानों पर होते हैं जो खाड़ी देशों की जमीन पर हैं, न कि पड़ोसी देशों पर। हमास ने सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपील की कि वे युद्ध को तुरंत रोकने के लिए काम करें। होर्मुज जलडमरू मध्य, भारत की कूटनीतिक कोशिश जारी। होर्मुज से कुछ जहाजों को मिली गुजरने की अनुमति। भारत सरकार ने बताया, एलपीजी लेकर कब आएंगे 2 जहाज। मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी 28 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर 778 भारतीय नाविक सवार हैं। इनमें से 24 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में हैं, जबकि 4 पूर्वी हिस्से में। इन जहाजों में 3 एलएनजी कैरियर, 11 एलपीजी कैरियर और 8 क्रूड ऑयल टैंकर शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 2,15,000 टन एलएनजी, 4,15,000 टन एलपीजी और 1.75 मिलियन टन क्रूड ऑयल ले जा रहे हैं। पहले की रिपोर्ट्स में यह संख्या 27 से 38 तक बताई गई थी, लेकिन ताज़ा अपडेट्स 28 पर स्थिर हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण ये जहाज फंसे हैं और भारत इनके सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है। इस कूटनीतिक प्रयास के तहत ईरान ने हाल ही में कुछ भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। इनमें 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं, लेकिन अधिकांश जहाजों के लिए अभी भी अनुमति का इंतजार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के सुरक्षित रास्ते सुनिश्चित करना है, जबकि क्षेत्र में स्थिति अभी भी बेहद जटिल बनी हुई है। भारत सरकार ने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर गुजर चुके हैं। ये जहाज 16 और 17 मार्च को भारत के बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पर्शियन गल्फ क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में उनके साथ कोई नकारात्मक घटना नहीं हुई। होर्मुज स्ट्रेट के पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट से गुजर गए हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि ये जहाज मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पर पहुंचेंगे। मुंद्रा में 16 मार्च और कांडला में 17 मार्च को इनके पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अब पर्शियन गल्फ में 22 भारतीय झंडे वाले जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक हैं। हम इनकी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खार्ग द्वीप पर अमेरिकी बमबारी का दावा, ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच आज जंग का 15वां दिन है। अमेरिका ने इस बार ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को रात भर की बमबारी में तबाह कर दिया गया। यह अहम द्वीप
उत्तरी खाड़ी में है और ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का केंद्र भी है। वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसके तेल ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने शनिवार को कहा कि तेहरान के साथ युद्ध एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित तेल निर्यात केंद्र पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों की सराहना की। काट्स ने एक टीवी बयान में शीर्ष सैन्य अधिकारियों से कहा कि ईरान के खिलाफ वैश्विक और क्षेत्रीय संघर्ष, जिसका नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, अब और तेज हो रहा है और एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी आवश्यकता होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान विवाद पर चीन की अपील। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी से फोन पर बात की। चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए कहा है। भारत में चीनी राजदूत शू फेहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वांग ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं सिर्फ बातचीत और सलाह मशवरा से ही हल हो सकती हैं। ताकत का इस्तेमाल करने से हालात और उलझेंगे और टकराव बढ़ेगा, जिससे किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को खतरा होगा। शू फेहोंग ने आगे लिखा कि चीन ने कहा कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मेलजोल बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए प्रयास जारी रखने को तैयार है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई भी कर चुके हैं। 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी, अमित शाह ने पंजाब सरकार को बताया आम आदमी पार्टी का एटीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ऐलान किया कि बीजेपी 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी अब राज्य में छोटा भाई बनकर चुनाव लड़ने से थक चुकी है और अब अपनी सरकार बनाने का अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल को आजमा लिया, अब बीजेपी को मौका दें। शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब में मिले लगभग 19% वोट शेयर को पार्टी के लिए मजबूत आधार बताया। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर 1 महीने के भीतर धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा और 2 साल में राज्य से नशे के कारोबार को खत्म किया जाएगा। शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला और पंजाब सरकार को आम आदमी पार्टी का एटीएम बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका के रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। अराक्ची की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अस्थायी रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है ताकि भारत जैसे देश समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल खरीद सकें। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास अराक्ची ने लिखा कि अमेरिका महीनों तक भारत पर रूसी तेल आयात रोकने का दबाव डालता रहा, लेकिन ईरान के साथ सिर्फ 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद व्हाइट हाउस अब भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी युद्ध का समर्थन इस उम्मीद में किया कि इससे रूस के खिलाफ उसे अमेरिका का साथ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।